प्रिय छात्रों, हम लोग ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास पढ़ रहे थे। उसमें कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास हुआ वो एक आधुनिक विकास था। इसके पहले जो हमारे देश में शिक्षा की पद्धति थी वो अनौपचारिक थी, इनफॉर्मल थी। जो फॉर्मल शिक्षा है, जो भी जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, उसका पूर्णतः विकास जो है वो ब्रिटिश काल में हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज़ों ने आने के बाद शिक्षा की स्थिति में अनुसंधान करवाया। उससे हमें पता चला कि अंग्रेज़ों का जो दावा था कि भारत में शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था, ये सरासर गलत था। बल्कि अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व भी भारत में शिक्षा की अच्छी खासी व्यवस्था थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो यूरोपीय आधुनिक शिक्षा था उसका रूप नहीं था। अब आज की क्लास में अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हमें जो पढ़ाना है कि अंग्रेज़ जब आए भारत में, तो आने का उनका पीरियड अगर देखिएगा तो दो पीरियड आपके सामने आएगा। एक 1608, तो उस समय उनकी भूमिका कोई शासक वर्ग की नहीं थी। 1608 से लेकर के 1757 ईस्वी तक, यानी लगभग 150 वर्षों का जो पीरियड है, उस पीरियड में उनकी भूमिका सिर्फ व्यापारिक कंपनी की रही। और इस पीरियड में जो उनका व्यापार था, तारीफ की बात यह थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में, यानी अंग्रेजों का भारत में रहना भारत के लिए लाभकारी था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बुलियन लाते थे। बुलियन माने सोने का टुकड़ा, और उसके बदले में यहाँ से सामान खरीद करके ले जाते थे। परिणाम क्या हुआ कि सोना की अनुपलब्धता के बावजूद भी भारत सोने की चिड़िया बन गया। विश्व का अधिकांश सोना हमारे देश में इस व्यापारिक गतिविधि के कारण आया था। इसलिए मुगल का पीरियड था वो, तो मुगल भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोट करते थे, प्रश्रय देते थे कि अच्छा है, इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता जब भारत में उपस्थित हुई और 1757 के बाद ग्रेजुअली अंग्रेज राजनीतिक प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया, तब उनकी नीति बदल गई और उन्होंने भारत में एक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया। कैसी शक्ति? तो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में। और धीरे धीरे जो है वो भारत के एक बड़े भाग पर, लगभग पहले ही बता चुके हैं कि 64% भूभाग पर उनका कब्जा हो गया, यानी वो ब्रिटेन के अधीन शासित भारत हो गया। अब यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में, शिक्षा के विकास के कंटेक्स्ट में हमें जो बात बतानी है आपको, तब पढ़ाना है, वो बताना ये है कि अंग्रेज 1757 के बाद जो अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया, तो 1813 तक उसकी नीति समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अलग रही। अब वो नीति क्या थी कि हम भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा उनके पास मानसिकता क्यों आया था? ऐसा मानसिकता इसलिए आया था कि अंग्रेजों के आगमन से बहुत पहले भारत में पुर्तगीज अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे और पुर्तगीज का शुरू से उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक था। आर्थिक रूप से व्यापारिक लाभ कमाना और राजनीतिक रूप से यहाँ सत्ता पर कब्जा करना, और ये दोनों काम वो जो करना चाहते थे अपने धर्म के लिए, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो गोवा में उनका केंद्र था। गोवा में बहुत लोगों को ईसाई बनाया। बल प्रयोग के द्वारा पुर्तगालियों ने ईसाई बनाया। जितने भारतीय धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ दिया गया। यही सब कारण है कि आज भी गोवा में ईसाइयों की बहुसंख्यकता है, क्योंकि उस समय एक प्रयास किया गया। तो भारत के लोग, एक बात अपने मस्तिष्क में आप रख लीजिए कि भारत के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने धार्मिक मामला में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत के लोगों को उनके धार्मिक विश्वास बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता है, ये इतिहास बतलाता है। हाँ, उनके धार्मिक विचार और विश्वास में परिवर्तन आया है, ऐसी बात नहीं है। वो परिवर्तन उनके स्वयं के विवेक पर आया है। उनको जो समय समय पर अच्छा लगा तो अपने धार्मिक विश्वास में परिवर्तन करते रहे। जैसे उदाहरण के रूप में बड़ा परिवर्तन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। क्या हुआ कि सनातन धर्म का पतन हुआ और बौद्ध और जैन धर्म जैसे नास्तिक धर्मों का उदय हुआ।
तो उस समय अधिकांश भारत के लोग बौद्धिस्ट थे। अब 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब पहुंचते हैं हम लोग, तो बौद्ध धर्म का ही पतन हुआ, तो फिर वही लोग सनातन धर्म में चले गए। इस बीच में बहुत सारे सूर्य उपासकों की जातियां आई बाहर से, तो बहुत सारे ब्राह्मण सूर्य उपासक भी बने, सूफियों का आगमन हुआ, बहुत सारे लोग मुसलमान भी बने। ये सारे परिवर्तन जो पूर्व काल में हुए थे, ये 100 विवेक के आधार पर, इसमें बल प्रयोग नहीं था। अंग्रेजों ने जब पुर्तगालियों ने जब बल प्रयोग करना शुरू किया, तो उनके इस धार्मिक नीति के कारण उनका भारत में पतन हो गया, उनकी सत्ता समाप्त हो गई। इस घटना को अंग्रेज अच्छी तरीके से समझते थे कि साहब, अगर हम भी धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करेंगे भारतीयों के, या सामाजिक मामला में हस्तक्षेप करेंगे, तो जिस प्रकार से पुर्तगीज सत्ता का पतन हुआ है, उसी प्रकार से हमारा भी पतन होगा। यही कारण है कि 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति जो रही, वो ये रही कि वो भारत के धार्मिक और सामाजिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं। क्लियर? अब आप बोलिएगा, तो फिर 1813 के बाद ये हस्तक्षेप क्यों करने लगे? एक प्रश्न उठता है, जब ये पॉलिसीज में शामिल थी तो बाद में भी नहीं करना चाहिए था। तो 1813 से इसके लिए कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार, उन परिस्थितियों को आपको समझना होगा। पहली परिस्थिति तो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार पर लगातार प्रश्न उठाया जा रहा कि उसका जो मोनोपोली है भारत के साथ, वो नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन का जो पूंजीपति और उद्योगपति वर्ग था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ, वहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास भी इस मोनोपोली के खिलाफ। इसके साथ साथ जो धार्मिक भावना थी लोग, उसमें एक चीज था कि पोप ने जिस विचारधारा की स्थापना की कि इस पूरी धरती पर ईसाई कायम होगा, चाहे आज हो या कल हो, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फिर से अवतरित होंगे और सारे लोग ईसाई बनेंगे। तो इसमें हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी को वन वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से ईसाईयत में जाना जाता है। हालांकि इस परिवेश में हर धर्म का वन वर्ल्ड ऑर्डर का आदर्श अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईसाइयों के पास। विश्व में एक व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प सभी धर्मों के पास है, लेकिन हम लोग चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे हैं, तो उनके विचार को जाने, तो उनका ये था कि हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करें। तो चूंकि सत्ता स्थापित हो चुकी है हमारी, तो अब हमारी सत्ता इस रूप में स्थापित हो गई है कि कोई विरोध होता है अगर, तो हम उस विरोध को दबा सकते हैं। तो 1813 तक ब्रिटिश सत्ता इतनी मजबूत हो गई थी भारत में कि अगर धार्मिक प्रचार करने के कारण अगर विरोध होता है, तो उस विरोध को दबाने की शक्ति उसमें आ गई। ये दूसरा काउज था। तीसरा काउज ये था कि आप एक ऐसे देश में, नहीं, अंग्रेज एक ऐसे देश में शासन कर रहे थे जहां वो अल्पमत में ही नहीं, अल्पमत का भी जो छोटा रूप होता है उसमें थे वो। और इतने अल्पमत में रह करके इतने बड़े जनसंख्या पर, इतने बड़े भूभाग पर बहुत दिनों तक शासन करना संभव नहीं था। तो एक समर्थक वर्ग की जरूरत थी अंग्रेजों को। तो जमींदार के रूप में समर्थक वर्ग को पैदा कर चुके थे पहले, लेकिन उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन आत्मा से अंग्रेज हो। तो ऐसा कैसे हो सकता था? तो ऐसा तभी हो सकता था जब वो ईसाई विचारधारा से प्रभावित हो जाए, यानी देखने में भारतीय लगे लेकिन अंदर से आत्मा से वो क्या है, क्या हो जाए, ब्रिटिशर हो जाए। और ये सारे आदर्शों की पूर्ति तभी हो सकती थी जब भारत में ईसाईयत का प्रचार हो। ऐसी परिस्थिति में 1813 ईस्वी में जब अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब जो है वो विरोध होने पर हम उसे शांत कर सकते हैं, तब भारत के धार्मिक और सामाजिक मामले में हस्तक्षेप किया। क्लियर? लेकिन इसके पढ़ने के बाद जो हमारा शीर्षक है उस पर आप ध्यान दीजिए
तो हम शीर्षक में ये बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश काल जब इस्टेब्लिश्ड हो गया तो उसका बिगिनिंग पीरियड, जो आरंभिक पीरियड है, तो आरंभिक पीरियड आप मान लीजिए 18वीं शताब्दी, यानी 1757 में उसकी सत्ता स्थापित होनी शुरू हुई। तो 1757 से लेकर 1800 या 1813 तक ये ब्रिटिश शासन काल का आरंभिक काल है, फर्स्ट फेज है। तो इसी फेज के बारे में हम बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इस पीरियड में क्या कुछ हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, ये इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो इस परिवेश में हम लोग देखते हैं कि आरंभिक काल में, ठीक है, जो आरंभिक काल था, यहां पर आरंभिक काल को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 1757 से लेकर करके 1813 तक आरंभिक काल का आशय क्या है ऋतुरंजन जी? 1757 से लेकर के 1813 तक, ठीक है। तो इस काल में जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास हुआ, वो डच परस डेन कंपनियों के द्वारा, हाँ, कंपनियों, जहां तक डेन का बात है तो इसके डेन लोगों के दो व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ेगा, जिगेन वेल्श और पल्यूषा, प्लस पल्यूषा। इन लोगों के द्वारा दक्कन में, मुख्य रूप से कर्नाटक में, प्रथम लोक हितैषी क्रिश्चियन केंद्र का स्थापना किया गया। क्रिश्चियन केंद्र स्थापित हुआ और इसके माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई। और ये जो शिक्षा का व्यवस्था था, इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमने क्या बोला है, अब ये अभी अंग्रेज नहीं आ रहे हैं, तो डचों का क्या था? तो डचों में तीन नाम हम लोग को देखने को मिलता है, डॉक्टर कैरे, वार्ड और मार्शमैन। डॉक्टर कैरे, डॉक्टर कैरे, दूसरा नाम है वार्ड और तीसरा नाम है मार्शमैन। इनके द्वारा अभी का जो पश्चिम बंगाल है, उस समय सिर्फ बंगाल था, तो आज के कंटेक्स्ट में हम पश्चिम बंगाल लिख दे रहे हैं। यहाँ एक श्रीरामपुर नहीं, श्रीरामपुर में
क्रिश्चियन मिशनरीज की स्थापना की गई। क्रिश्चियन मिशनरीज की स्थापित हुआ, और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज स्थापित हुआ, इसके माध्यम से पहला पुस्तक छापा गया, माने प्रिंटिंग प्रेस खोला गया यहाँ, और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, यानी शिक्षा प्रदान किया गया। और कैसा शिक्षा? तो ईसाई शिक्षा। और इसी कारण से इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसको हम लोग श्री राम पूर तरई बोलते हैं। किसको? तो डॉक्टर कैरे, वार्ड और मार्शमैन को। अब देखिए साहब, अब अगला जो आपको देखना है वो ये कि दूसरा नाम जो होता आता है वो चार्ल्स ग्रांट का। ये अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल के काउंसिल के आदमी थे, ठीक है। और इनका शिक्षा के बारे में विचार था कि भारत में शिक्षा कैसे दिया जाना चाहिए। वो विचार ये था कि आरंभिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, देशी भाषा में, ठीक है, देशी भाषा में, और उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा में दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो विचार था किसका? चार्ल्स ग्रांट का, जिसका वर्णन हमने किया दो रूपों में, वो काफी व्यवहारिक था। क्या था? व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल था। इस कारण से जो चार्ल्स ग्रांट थे उनको हम लोग आधुनिक शिक्षा का पिता बोलते हैं भारत में। मैकाले को नहीं बोलते हैं, चार्ल्स ग्रांट को बोलते हैं आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक या पिता। ये एक आरंभिक प्रयास में इनका नाम के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे है कि व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास भी किए गए। व्यक्तिगत प्रयास में दो नाम आता है, एक डेविड हेयर, जिन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब की स्थापना साहब? तो 1817, 1817। दूसरा नाम आता है बैथ्यून, विलियम बैथ्यून। इन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला। बालिका विद्यालय कब खोला? 1849, 849। तो बजाते तौर पे ब्रिटिश नीति
शुरू होने से पहले भी भारत में शिक्षा का प्रसार का प्रयास किया गया। आरंभ में जो भारत में शिक्षा के प्रसार का या प्रचार का या फ्लोरिश करने का प्रयास किया गया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्यों नहीं, उस पर एक लंबा चौड़ा व्याख्यान पूर्व में दे चुके हैं। तो किसके द्वारा किया गया? तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा और कुछ अंग्रेज व्यक्तिगत रूप से और कुछ भारतीय व्यक्तिगत रूप से। तो ईसाई मिशनरी में जो ब्रिटिश ईसाई मिशनरी थे, उनकी नीति तो हम लोग पढ़ लिया, लेकिन उस नीति के समर्थक डच और डेन नहीं। भारत में डच और डेन भी आए, तो डच का उद्देश्य तो व्यापारिक था ही, लेकिन साथ साथ धार्मिक भी था। लेकिन डेन कंपनी ऐसी थी, डेनमार्क, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रचार के लिए। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आप याद रखिएगा। डेनमार्क का हो गया, और एक स्वीडिश कंपनी थी, स्वीडन, तो वो भारत नहीं आई। वो उसका भी उद्देश्य धर्म प्रचार था, लेकिन वो चीन चली गई। डेन और स्वीडिश दो ऐसी कंपनी थी यूरोप की, जिसका उद्देश्य व्यापारिक नहीं था, जिसका उद्देश्य पूरा का पूरा जो था वो धार्मिक था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। बात समझ में आ रही है? तो इस कारण से जो है वो डेन भारत में चले आए और स्वीडिश कहाँ चले गए? चीन में। ये ऑब्जेक्टिवली याद रखिएगा। मोटी मोटी किताब पढ़ लीजिएगा तो ये बात बहुत मिल भी पाए कि नहीं, एक अलग चीज़ है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं उनको हम क्लास में हाईलाइट कर देते हैं, ताकि सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ आपके साथ ऑब्जेक्टिव ग्रिप भी सब्जेक्ट पे पढ़े, जिस सेक्शंस में जहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है वो। ठीक है? तो आप देखिए कि डेन और डचों का जो प्रयास था वो क्या था। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरीज के द्वारा जो पहला प्रयास किया गया भारत में, वो डेन था। क्यों? किनका उद्देश्य था धर्म प्रचार करना। तो डेनों ने अपना क्षेत्र जो है वो दक्षिण भारत को चुना, दक्कन को चुना। दक्कन को चुनने के पीछे भी उनका अपना लॉजिक था कि जो इस प्रकार का विरोध का संभावना थी वो उत्तर भारत में अधिक था। दक्षिण भारत में इस प्रकार के विरोध की संभावना कम थी। दूसरी बात कि अंग्रेज अभी उत्तर भारत में अपना प्रसार कर रहे थे। उनको डर था कि अगर उत्तर भारत में करेंगे तो अंग्रेजों की पॉलिसीज जो है वो अपने धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की अभी नहीं है। तो हो सकता है कि हम उत्तर भारत में करें तो हमको भी रोक दें कि तुम्हारे वजह से हमारा राजनीतिक प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कि दोनों को तो यहाँ के लोग विदेशी के रूप में देखते, ये नहीं देखेंगे कि तुम डेन के हो और हम ब्रिटेन के हैं, और डेन और ब्रिटेन अलग अलग देश हैं। वो हम सबों को जो है विदेशी शक्ति के रूप में देखेगा। अगर भावना तुम्हारे वजह से फैल जाता है कि धर्म में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो हम तो नहीं कर रहे, हमारी नीति नहीं है, लेकिन तुम्हारे वजह से हमारी राजनीतिक सत्ता पर प्रभाव पड़े। तो इसलिए हो सकता था कि अंग्रेज इनका विरोध कर। तो इन दो कारणों से उन्होंने दक्कन को डेन लोगों ने अपने गतिविधि का केंद्र बनाया। इसके पहले इसमें दो नाम आपको याद रखने पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली आता है जिगेन वेल्स, क्या, और पर्यूषा। जिगेन वेल्स और पर्यूषा। देखिए ये दो नाम से पहले भी बहुत सारे लोग दक्कन में आए थे। हम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पूर्व में पढ़ा चुके हैं। जो वीडियो होगा वो आप देखिएगा, तो होगा कहीं न कहीं पर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार या प्रसार शीर्षक से। तो उसमें इस चीज़ का उद्भेदन हमने किया है कि ईसाई मिशनरियों के संगठित प्रयास के पूर्व भी ईसाइयों के द्वारा दक्कन के क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया व्यक्तिगत रूप से। और वो किस ढंग से गए कि हिंदू साधुओं का भेष बनाकर, यानी रहते थे वो ईसाई धर्म प्रचारक, लेकिन बन किया जाते थे हिंदू साधु हिंदू योगी।
तो हिंदू साधु और हिंदू योगियों की पहुंच भारतीयों के प्रत्येक घर में थी। अगर किसी घर में वो चला जाए तो भिक्षा के लिए तो उसको मिल जाता था। तो इस ढंग से वो जाता था और जाने के बाद लोग तो समझते थे कि ये हिंदू योगी है, उसको उसी ढंग से सम्मान मिलता था। अब वो हिंदू धर्म में घुसे कुरीतियों का प्रचार प्रसार करता था उन लोगों के बीच में। यानी पहले हिंदुओं को हिंदू धर्म से बदजन कर देता था, वैचारिक रूप से उनको उनसे हटा देता था हिंदू धर्म। तो जब उसको विश्वास हो जाता था कि हिंदू धर्म के विरुद्ध पूरी तरीके से ये हो गया है, तब वो अपने वास्तविक चेहरे में आता था कि हम तो ईसाई हैं, इसके प्रचार करने आते थे। तो ज़हन में इतना भर दिया करता था कि फिर वो व्यक्ति आसानी से ईसाई बन गया। बात समझ में आई? तो जिगेन वेल्स और पल्यूसा का जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, वो एक धार्मिक प्रचारक से अधिक एक शिक्षा के प्रचारक के रूप, हालांकि उस शिक्षा का उद्देश्य ही धर्म प्रचार, लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं यदि आप, तो उसमें उतना विरोध नहीं होता है, क्योंकि सबको शिक्षित होना है। कम से कम अल्फाबेटिकल ज्ञान तो आप देंगे ना भाई, उतना देने के बाद ही ना आप कहिए कि ईसाई बनो। तो अल्फाबेटिकल जानकारी तो हमारे लिए ज़रूरी है, मैथमेटिकल जानकारी तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस अनिवार्यता और आवश्यकता को इस्तेमाल करके शिक्षा को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का माध्यम इन लोगों ने बनाया। लेकिन उसके पहले जो ईसाई थे, जो हिंदू योगी बने हुए थे, उनका उद्देश्य डायरेक्ट था कि हिंदू धर्म की आलोचना करके लोगों को ईसाई बनाना। तो इसीलिए उसका वर्णन हमने उसमें किया है, यहाँ नहीं किया है। यहाँ कर सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ये दोनों अंतर संबंधित है एक दूसरे से, क्योंकि इसका भी उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से धर्म प्रचार था और उसका तो प्रत्यक्ष रूप से धर्म प्रचार था। तो इन लोगों ने क्या किया कि जिगेन वेल्स और पल्यूसा ऐसे व्यक्ति थे कि दक्कन में प्रथम लोक हितैषी क्रिश्चियन केंद्र की स्थापना की, पब्लिक वेलफेयर क्रिश्चियन सेंटर। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ऊपरी उद्देश्य की शिक्षा की व्यवस्था करना, और शिक्षा की व्यवस्था वो किस उद्देश्य से करना चाहते थे? तो ईसाई धर्म के प्रचार के। तो ब्रिटिश नीति के विरुद्ध रहने के बावजूद भी यूरोपियों के द्वारा भारत में जिगेन वेल्स और पल्यूसा के रूप में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया ईसाई धर्म के अभिवृद्धि। अब दूसरा जो थे वो डच लोग हैं, जो यहाँ हमने एरो बना करके बताया है। इसमें 3 नाम है, डॉक्टर कैरे, वार्ड और मार्शमैन। इन्होंने चूंकि सेंटर श्रीरामपुर बनाया। श्रीरामपुर आप गया से हावड़ा के लिए जाइएगा ट्रेन पर, तो बजाते तौर पे श्रीरामपुर स्टेशन मिलेगा। नहीं दुर्गापुर से पड़ती। हाँ, तो श्रीरामपुर चूंकि वहाँ का केंद्र बना है, इसलिए इसको श्रीरामपुर तरह ही बोला जाता है। वहाँ इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरी स्थापित की, उसका 2 काम। एक कि भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस इन लोगों ने लाया। हालांकि पुर्तगीज लोग ले आए थे गोवा में, तो वो एक व्यावसायिक था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो पुस्तक छापने के लिए, बाइबल छापने के लिए स्थापित किया गया, वो श्रीरामपुर में पुस्तक प्रिंटिंग प्रेस है। आज भी ये प्रिंटिंग प्रेस आपको वहाँ दिखाई देगा। और दूसरा कि शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य। तो ये लोग भी ब्रिटिश नीति के विपरीत काम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्टर कैरे, वार्ड और मार्शमैन को बहुत हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि काम करने का इनका अंदाज ऐसा था कि कोई विरोध नहीं हुआ वहाँ बंगाल में, इसलिए अंग्रेजों ने भी इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये आरंभिक प्रयास किसके? ईसाई मिशनरियों के, जो अंग्रेज नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स नहीं थे, बल्कि डच और डेन थे, उनके माध्यम से किया गया। दूसरा एक नाम हमने बताया आपको चार्ल्स ग्रांट का। चार्ल्स ग्रांट आपको याद होगा कि गवर्नर जनरल के परिषद का ये मेंबर था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ का गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो उसने अस्थाई बंदोबस्त में जमीन के मामलों को लेकर के सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट के नेतृत्व में कमीशन बनाया था, और इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर जो है अस्थाई बंदोबस्त हुआ। हालांकि चार्ल्स ग्रांट इस अस्थाई बंदोबस्त का विरोधी था।
तो ये वही चार्ल्स ग्रांट है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रयास इसने कार्यात्मक रूप से नहीं किया, लेकिन इसका विचार था। और इसका विचार क्या था कि भारत में जो शिक्षा यदि दी जाए तो आरंभिक शिक्षा देशी भाषा में, बंगाल है तो बंगाली में दीजिए, बिहार है तो हिंदी में दीजिए, तमिलनाडु है तो तेलुगु में दीजिए, उसका ये विचार। लेकिन उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में दीजिए। अब देखिए ये व्यवहारिक क्यों था? व्यवहारिक इस तरह से कि बच्चा जिस भाषा को जानता है, आरंभिक ज्ञान उस भाषा में अच्छी तरीके से कम समय में प्राप्त कर लेता है। अगर लड़कपन में घर की अलग भाषा हो, परिवार की अलग भाषा हो और पढ़ाई उसको दूसरे भाषा में पढ़ाई जा रही है, तो फिर उसका अधिकांश समय उसी में व्यतीत हो जाता है और वो कुछ पढ़ ही नहीं पाता है। तो ये एक व्यवहारिक कठिनाई थी जिसको चार्ल्स ग्रांट ने सबसे पहले समझा और कहा कि जब वो लड़का बात समझने लायक हो जाए तब उसको उच्च शिक्षा जो है विदेशी भाषा में दी जाए। तो चूंकि बाद में चल करके जितने से मैकाले ना था, मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या अंग्रेजी में थी। तो फ्लॉप हुआ, बाद में चल के वुड डिस्पैच में कहा गया कि नहीं, वो जो ये पहले वाला ग्रांट वाला था ठीक था, और इसीलिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा उसको हम लोग बोलते हैं, चार्ल्स वुड को। ये तो इसीलिए इतना व्यवहारिक था ये चार्ल्स ग्रांट का विचार कि इसी कारण से उसको चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षक का भारत में पिता बोला जाता है, मैकाले को नहीं बोला। अब तीसरी बात यह है कि व्यक्तिगत प्रयास से भी बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए। जैसे राजा राम मोहन राय के एक दोस्त थे जिनका नाम था डेविड हेयर। ये एक्चुअली में डच घड़ी साज थे। घड़ी साज में समझते हैं, घड़ी बनाने वाला। तो आज आपके सामने घड़ी बनाने वाला एक बहुत निम्तर व्यक्ति होगा, लेकिन जिस समय की बात पढ़ रहे हैं तो घड़ी उस समय बहुत बड़ी वस्तु थी, सभी लोग नहीं पहनते थे घड़ी। जिसके पास में हो इसका समझ जाइए कि नोबल क्लास का आदमी। जैसे अभी हवाई जहाज से कोई घूमता है तो सामान्य व्यक्ति घूमता है, जो नोबल क्लास के लोग होते वही घूमता है। तो हवाई जहाज का जो इंजीनियर होगा और जो साइकिल का मिस्त्री होगा, दोनों को आप एक पैरेलल करते हैं नहीं ना। तो यही स्थिति उसमें था। उस समय घड़ी का बनाने वाला जो था वो बहुत बड़ा आदमी होगा। तो ये डच घड़ी साज था डेविड हेयर। इसका भी पाश्चात्य विचारों से बहुत लगाव था। राजा राम मोहन राय का भी पाश्चात्य विचारों से बहुत लगाव था। तो राजा राम मोहन राय से प्रेरणा लेकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना। अब देखिए, नाम से आप मत जाइए, नाम से आपको सवाल पूछ देता है कि हिंदू कॉलेज किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। तो उसमें पहला ऑप्शन आपको देगा कि हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, दूसरा ऑप्शन देगा संस्कृत धर्म के उत्थान, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, सी में देगा ए बी दोनों, और डी में देगा पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के लिए, पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब देखिए ये चार ऑप्शन रहेगा सुशांत जी। अगर आप पढ़े हुए नहीं रहिएगा और शब्दों के आधार पर आप आंसर देना चाहिएगा तो आप सी मारिएगा कि नहीं। डी पर तो आपका कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा जो दिमाग पे हथौड़ा बजा देगा कि ना यही है, यही है, यही है, इसी में से सेलेक्ट करो। डी पर तुम जाओ ही नहीं, और सही आंसर क्या है? डी। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसकी सटीक जानकारी के अभाव में जो है आप सही उत्तर नहीं दे पाते। क्लियर? तो इसका उद्देश्य हिंदू धर्म का उत्थान या संस्कृत भाषा का प्रचार नहीं था। इसका उद्देश्य पूर्णतः जो है पाश्चात्य शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार था, ताकि यहाँ के लोग पाश्चात्य रूप से शिक्षित होकर के विकसित हो। और दूसरा एक अंग्रेज था विलियम बैरकिन, हालांकि 1813 के बाद की घटना है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास में है, ब्रिटिश नीति का ये भाग नहीं था। और हम लोग आरंभिक प्रयास में एक शीर्षक दिया है, आरंभिक व्यक्तिगत प्रयास। तो इस वजह से इनको इसमें शामिल कर लिया है कि इन्होंने बंगाल में पहला बालिका विद्यालय खोला। कब? 1849।
और ये भी प्रेरित थे किससे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। और उनकी प्रेरणा से इन्होंने बंगाल का प्रथम महिला विद्यालय या बालिका विद्यालय जो है, ये था छात्रों ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। अब हम लोग दूसरा शीर्षक लेते हैं। दूसरा शीर्षक था ब्रिटिश सरकार का। वो तो ब्रिटिश काल हो गया। अब यहां शीर्षक देते हैं ब्रिटिश सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आरंभिक प्रयास। वो था ब्रिटिश काल, ये था हाँ। तो चलिए आपके सुविधा के लिए इसका तिथियांकन कर देते हैं, डेटिफिकेशंस कर देते हैं, ठीक है। और वो डेटिफिकेशंस हम करेंगे आपको 1813 से लेकर के 1813 से लेकर के 1835, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये। यहाँ क्या था, डेट नहीं दिए थे। हाँ हाँ, इनका दिए हुए ही है क्या दिस, ठीक है। तो ये एक आपके मस्तिष्क में चला गया कि यहाँ तक कि ये प्रयास था जो भी सिस्टमेटिक वे में। अब दूसरा आपको डेटिफिकेशंस कर दिए, तिथियांकन कर दिए हैं। खैर इस बीच में जो प्रयास हुआ वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी उसके द्वारा। कितनी खूबसूरत है, नहीं बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना? तो इतिहास में अगर सीक्वेंस में चला जाए तो बातें जल्दी याद हो जाती है और बहुत दिन तक जो है वो याद रहती है। हम चाहते हैं कि आप भी कुछ इसी तरह से आदत बने। अब देखिए, जानते हैं इसमें क्या हुआ? उसमें एक घटना घटी। वो सिंपल वे में घटना ये थी कि 1813 का जो अधिनियम था, 13 के अधिनियम में ₹1,00,000 प्रति वर्ष, ठीक है, बहुत साफ साफ लिख दे रहे हैं, प्रति वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने का प्रावधान, व्यय करने का प्रावधान था। बात समझ में आ गई? प्रावधान था। लेकिन इसमें माध्यम प्लस विषय, ये दोनों अस्पष्ट थे। ठीक है, 1,00,000 खर्च किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन वो शिक्षा का माध्यम क्या होगा ये नहीं बताया गया था। और दूसरा कि किन विषयों की शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो इस अस्पष्टता के कारण, जो ये अस्पष्टता थी, इस अस्पष्टता के कारण विवाद उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हुआ। और ये कैसा विवाद उत्पन्न हुआ? इस विवाद को बोलते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। यानी ओरिएंटलिस्ट और एंग्लोजिस्ट
डिस्प्यूट, ठीक है ना। अब ये कैसे हो गया, तो ये विवाद संबंधित है लोक शिक्षा समिति से। क्या? लोक शिक्षा समिति, यानी पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये कमिटी, इसमें 10 सदस्य थे और 10 के 10 अंग्रेज थे। 10 सदस्य थे और 10 के 10 अंग्रेज थे। शिक्षा में यह विवाद इसी समिति में उत्पन्न हुआ। तो इसके एक पक्षकार जो थे वो प्राच्यवादी थे। क्या थे? प्राच्यवादी थे। और दूसरे जो थे वो क्या थे? पाश्चात्यवादी। क्या थे ऋतुरंजन? पाश्चात्यवादी। जो प्राच्यवादी थे उनके नेतृत्वकर्ता एटी प्रिंसेप, और एक और नाम लिख लीजिए, एच विल्सन। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एच विल्सन। और जो पाश्चात्यवादी थे उनमें जो नाम है एवी अलेक्जेंडर और मुनरो। एवी अलेक्जेंडर और मुनरो। अब देखिए, इसको समझिए। अगर नहीं बताया तो आप समझ जाते कि एक पक्ष भारत का होता है और दूसरा पक्ष अंग्रेज का होता है, लेकिन नहीं, दोनों पक्षकार अंग्रेज थे। अब जो प्राच्यवादी था जिसके नेता प्रिंसेप थे, ये इसके अध्यक्ष थे, इसके लोक शिक्षा समिति का। इनका कहना था कि भारतीयों को शिक्षा जो है वो स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए। और जो एवी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में 5 लोगों का वर्ग था, उसका मानना था कि भारतीय शिक्षा अंग्रेजी में दिया जाना चाहिए। अब देखिए, स्पष्ट रूप से ऊपरी पर देखने से आपको लग रहा है कि एक दूसरे के विरोधी थे और एक ब्रिटिश सरकार का समर्थक था और दूसरा ब्रिटिश सरकार का विरोधी था। आपको यही नहीं दिखाई पड़ रहा है? अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें ब्रिटिश सरकार का समर्थक कौन है, तो क्या बोलिएगा? पाश्चात्यवादी। और ब्रिटिश सरकार का विरोधी कौन है? भारतीयों का समर्थक कौन है? प्राच्यवादी बोल दीजिएगा। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि वैचारिक रूप से दोनों ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे और दोनों भारतीयों के विरोधी। सोच दोनों का अलग अलग था। प्राच्यवादी ये समझते थे कि अगर हम भारतीयों को अंग्रेजी सिखा देंगे तो ये तो अंग्रेजों के समतुल्य हो जाएगा, बराबरी करने लगेगा। इसीलिए इनको अंग्रेजी नहीं सिखाया जाए, इनको देसी भाषा में ही शिक्षित किया जाए ताकि यहीं तक सीमित रहिए, विकसित हो ही नहीं। अब बोलिए, ये विचार अंग्रेज के खिलाफ था। और पाश्चात्यवादी क्या चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा देने से हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो शरीर से तो भारतीय होगा लेकिन आत्मा से अंग्रेज होगा। तो दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से ब्रिटिश सत्ता को ही मजबूत करना चाह रहे थे। बात समझ आई? ये एक नया अनुसंधान है जो पहले की पुस्तकों में नहीं पाया जाता था। एनी कंफ्यूजन? अब देखिए साहब कि ये जो प्राच्य पश्चात विवाद था, इसके समाधान हेतु, क्या हेतु? समाधान हेतु। हेतु का मतलब के लिए, फॉर। किसने? गवर्नर जनरल। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का नहीं था, संपूर्ण भारत का था। और संपूर्ण भारत का ये पहला गवर्नर जनरल था। कौन था? नाम बताइए। क्या बात है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसे पढ़िएगा तो पढ़ाने ही मन लगेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें एक शेर याद आ गया, सुन लीजिए।
जब साथ न दे कोई, जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना, जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाए, हम ओस के मोती हैं दरिया के तरह तुझसे मिलने नहीं आए। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि इसमें दोनों हाथ से तालियां बजती हैं। अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो हम भी बढ़िया से पढ़ाएंगे, आप में जिज्ञासा होगी तो हम में भी जिज्ञासा पैदा होगी। और यही वो चीज है कि जो कहीं उत्पन्न कर लीजिएगा, दिल्ली में उत्पन्न कर लीजिए, दिल्ली में बैठ के IAS बन सकते हैं, गया में उत्पन्न कर लीजिए तो गया ही में बन जाइएगा, यहाँ तक कि धनुआ मनुआ का जंगल में जाकर उत्पन्न कर लीजिए ये भावना, तो वहां भी आप बन सकते हैं। तो इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सब्जेक्ट से लगाओ, विषय से लगाओ ही सफलता की गारंटी है। तो विलियम बेंटिक इन्होंने एक व्यक्ति को जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। ये वास्तव में जानते हैं क्या था? कानूनी सदस्य था, लॉ मेंबर था, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा जो है वो एक लॉ मेंबर 1833 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, जो भारत में 5 प्रकार के कानून है उसमें एक उत्ता लाया। लेकिन काफी इंटेलेक्चुअल था लॉर्ड मैकाले, इसीलिए इसके नेतृत्व में जो है, इसके नेतृत्व में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो एक शिक्षा समिति बना दी। क्या बना दी? शिक्षा समिति बना दी, ठीक है। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसका एक डेट है, वो डेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, 7 मार्च 1835, 7 मार्च 1835, 1835। इसमें बहुत सारी बातें हैं, चूंकि हम लोग को सारी रिपोर्ट्स पढ़नी है तो हम लोग अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इन बातों को निकालते हैं। तो इसमें 2 बातें अनुशंसा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पहली बात है छात्रों कि इसमें कह दिया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, डायरेक्ट एकदम शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें जो कहा कि इसमें एक निस्यंदन सिद्धांत, जिसको ट्रिपिकल डाउन थ्योरी बोलते हैं, इसका इसने इजाद किया। और भी बात बताते हैं, घबराइए नहीं, पहले इसको समझ लीजिए। मैकाले ने क्या, 2 बात काफी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आपको आता है। उसने कहा कि शिक्षा तो पाश्चात्य होगा, और जब पाश्चात्य शिक्षा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजी में होगा। यही लॉर्ड मैकाले था जिसका ये विचार था, ये विश्वास था कि यूरोप की लाइब्रेरी के एक अलमीरा की जो किताबें हैं वो संपूर्ण एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना कट्टर था अपनी संस्कृति के प्रमोशंस के लिए। तो उसने कहा कि शिक्षा तो दिया जाएगा पाश्चात्य, और पाश्चात्य शिक्षा दिया जाएगा तो माध्यम अंग्रेजी हो। उससे पूछा गया कि भाई ये तो शिक्षा सभी लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो उसका जवाब था कि इसमें निस्यंदन सिद्धांत शामिल है, ट्रिपिकल डाउन थ्योरी शामिल है। मतलब कि समाज के ऊपर वाले वर्ग को अगर शिक्षित कर दीजिएगा भारत में, तो शिक्षा टपक टपक के निचले पायदान पर जो आदमी खड़ा हुआ है वो पहुंच जाएगा। यानी ऊपर लेवल को शिक्षित कर दीजिए, वो शिक्षित कर देंगे नीचे वाले को। तो इसी को शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपिकल डाउन थ्योरी कहा जाता है। ऐसा हो सकता है आपको अमीर बना दे, बाकी सब आपके जरिए अमीर बन जाए। मरते मर जाता है आदमी, अपना दौलत किसी को देता है? कभी नहीं, चाहे कितना भी क्यों नहीं हो। और स्पष्ट रूप से कह दिया उसने अपने मुसलमान कि जो अभी तक के स्कूल हैं उसमें जो सैलरी मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है जिनको, उनको बंद नहीं होगा।
लेकिन भविष्य में नए को नहीं दिया जाए। बात समझ आ रही है? आगे कहा उसने कि अभी तक लोक शिक्षा विभाग प्रिंटिंग में खाली भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को छापा करता था, अब वो नहीं छापेगा। अब जितनी भी पुस्तकें छपेंगी वो अंग्रेजी में छपेगी, देशी भाषा की पुस्तकें नहीं छपेगी। अब इसका साथ फिर विरोध हुआ, लागू तो हो गया ये, लेकिन 1839 ईस्वी में ऑकलैंड को संशोधन कर करके देशी भाषा के प्रमोट के लिए आश्वासन देना पड़ा कि नहीं, देशी भाषा में भी शिक्षा दिया जाए। तो छात्रों, ये था आज के क्लास का पूरा विवरण। और 1849 अच्छा यहाँ सॉरी, तो साहब अब तक की क्लास में जो दूसरा खंड है इसका वो इतनी ही बात है। कल के क्लास में हम लोग जो बाकी बचे हुए खंड हैं, जैसे वुड डिस्पैच, रेले आयोग, हंटर आयोग, सेंडर आयोग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम समझते हैं कि पूरी बात अब तक के समझ गए। अगले क्लास के में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।